आ रही आवाज? चलो, क्या पढ़ रहे थे? सेल। कोशिका चल रही थी ना? पढ़ा घर जाके आप लोगों ने? अच्छे से रिवाइजन किया? याद हुआ कुछ चीजें? देखो मित्रों, मैथ वाले हैं उनके लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और बायो वाले हैं उनके लिए तो रिवीजन हो रहा है, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ तो पढ़ रखा है। हाँ, ये ध्यान रखना, कंप्यूटेशन की वजह से कुछ चीजें हम थोड़ा सा डीप लेके चल रहे हैं, देखा होगा आप लोगों ने। थोड़ा सा हम लोग लेवल को लेकर चल रहे हैं एग्जाम के। देखा ना, मैंने 2 दिन से पढ़ा भी रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा लेवल लेके चल रहा हूँ, चलेगा ना? क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं, कोई भी डीप क्वेश्चन आ जाए अपने गलत नहीं होना चाहिए। और ये भी हम कोशिश करते हैं, एक ही बार हमें सब्जेक्ट इतना बढ़िया करना चाहिए कि कभी भी कहीं सोचे तो सोचना अवश्य मेरा सफिशिएंट है, अब मैं कभी कोई एग्जाम को नहीं छोड़ सकते। उस वे को ध्यान रख करके हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, और आपको देखा भी होगा, पढ़ा भी है। देखो, कल हम लोगों ने जो बात की थी प्यारे मित्रों, वो थी सेल वॉल की। किसकी बात की हम लोगों ने? सेल वॉल, कोशिका भित्ति की बात की, जिसमें मैंने कहा मित्रों, इसका जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, वो कोशिका विभाजन की। किसकी मित्रों? सेल डिवीजन की, कोशिका विभाजन की एक लास्ट स्टेज होती है जिसका नाम होता है टीलोफेज। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये हो गया। देखो, एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है उसके अलावा मैंने कोई बात ही नहीं की, सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट चले, थ्योरी बिल्कुल नहीं ली, काम काम की चीजें, ताकि ज्यादा मैटर हो तो भी पेज कम भरे। इसको मैंने विशेष ध्यान रखा है। मैटर शॉर्ट होगा, सिलेक्टिव होगा, ये दोनों चीजें अपन विशेष रूप से इस पर फोकस करेंगे। तो मित्रों, कोशिका भित्ति का निर्माण कब होता है? कोशिका विभाजन के दौरान। कौन सी फेज के अंदर? टीलोफेज के अंदर। टीलोफेज के अंदर मैंने आपको कहा था गोल्जी बॉडी, ईआर और स्पिंडल फाइबर तीनों मिलकर के एक परत का निर्माण करते हैं, और इस लेयर को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं मित्रों? फ्रेगमोप्लास्ट। और इस फ्रेगमोप्लास्ट के ऊपर कौन जमेगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम और पैक्टिन, और इससे आपके बनेगी कौन? सेल प्लेट। और सेल प्लेट से फिर बनेगी मिडल लैमेला। मिडल लैमेला बनेगी मित्रों, और मिडल लैमेला से बन जाएगी फिर सेल, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। तो इस तरह से कोशिका भित्ति का निर्माण का प्रोसेस होता। मित्रों, यहां से आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2016 में, 17 वाली भर्ती में, कि बताइए फ्रेगमोप्लास्ट का मुख्य घटक कौन है? मेन कंपोनेंट्स ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट। आंसर क्या था? गोल्जी बॉडी। कल बताया था मैंने आपको। तो ये इसका क्या है मित्रों? मुख्य घटक। अपने काम करते हैं, इसको लिखा देता हूं कहां पर? मिडल लैमेला के रूप में। तो मिडल लैमेला का निर्माण कैसे होता है, ये प्रोसेस उसके अंदर लिख देते हैं। फिर लिख देंगे प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सेल वॉल हो जाएगी कंप्लीट। तो यहां तक समझा तो रखा है, लिखाना था तो हेडिंग लगाओ मिडल लैमेला। क्या लिखोगे? मिडल लैमेला, या हम इसको क्या बोलेंगे? मध्य पटलिका। मध्य पटलिका लिखो मित्रों, मध्य पटलिका, मिडल लैमेला लिखो। थ्योरी इसकी, थ्योरी लिखा रहा हूं इसकी। किसकी मित्रों? जो भी मैंने बोला उसकी लिखो। कोशिका भित्ति का निर्माण, कोशिका भित्ति का निर्माण, कोशिका विभाजन की, सेल डिवीजन की, कोशिका विभाजन की टीलोफेज अवस्था में होता है। टीलोफेज अवस्था में होता है, जिसमें थ्योरी लिखते रहना आगे से आगे। जिसमें सबसे पहले गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी,
गोल्जी काय, ER शॉर्ट बोलूं तो चलेगा, पूरा बोलूं, अंतः पर्दव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER तथा स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर मिलकर फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण करते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण करते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण करते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट का मुख्य घटक गोल्जी काय को माना जाता है। फ्रेगमोप्लास्ट का मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट्स, मुख्य घटक गोल्जी काय को माना जाता है। गोल्जी काय को माना जाता है। फिर लिखो, फ्रेगमोप्लास्ट पर कैल्शियम, मैग्नीशियम व फ्रेगमोप्लास्ट पर कैल्शियम, मैग्नीशियम व पेक्टिन के जमाव द्वारा, पेक्टिन के जमाव का समझ ना, स्थूलन, ओबेसिटी भी कह सकते हो, मोटापा, जमेगी तो ओबेसिटी बढ़ती जाएगी। स्थूलन के द्वारा या जमाव के द्वारा सेल प्लेट का निर्माण होता है। सेल प्लेट, सेल कैल्शियम, मैग्नीशियम व पेक्टिन के जमाव द्वारा सेल प्लेट का निर्माण होता है। फिर लिखो, तथा सेल प्लेट द्वारा, तथा सेल प्लेट द्वारा मिडिल लैमेला, या हिंदी में लिखो तो मध्य पटलिका का निर्माण होता है। मिडिल लैमेला, मध्य पटलिका का निर्माण होता है। तो ये होगी इसकी थ्योरी, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना मित्रों, ये जो मिडिल लैमेला है, मध्य पटलिका, ये बहुकोशिकीय जो पादप होते हैं, जिनमें यूनिसेलुलर, एक से ज्यादा कोशिकाएं होती हैं, उसमें जो सबसे बाहरी परत होती है वो होती है मिडिल लैमेला। सबसे बाहरी परत कौन होगी? मिडिल लैमेला। उसके बाद कौन होगी? प्राइमरी सेल वॉल। और उसके बाद कौन होगी? सेकेंडरी। लेकिन ये ध्यान रखना, जो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है, उनके अंदर मिडिल लैमेला एब्सेंट होती है। तो अगली लाइन में लिखो, बहुकोशिकीय जीवों की सबसे बाहरी परत, बहुकोशिकीय जीव, मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकीय जीवों के सबसे बाहरी परत के रूप में मिडिल लैमेला पाई जाती है। मिडिल लैमेला पाई जाती है। कौन पाई जाएगी मित्रों? मिडिल लैमेला। तथा एक कोशिकीय जीवों में मिडिल लैमेला एब्सेंट होती है। तथा एक कोशिकीय जीवों में यह अनुपस्थित होती है। देखो मित्रों, एक तो पूछ रहे हैं कि सर कोशिका भित्ति में कौन सी परत प्लाज्मा झिल्ली के नजदीक होती है, जो प्रश्न आए ऑनलाइन में आपकी बात कर रहा हूं। और एक जना कह रहा है कि सर गोल्जी बॉडी ERSF की फुल फॉर्म बताया करो। अरे डिटेल तो मैं बता ही रहा हूं मित्रों, मैंने साफ कहा ये गोल्जी बॉडी होता है, ये ER मतलब अंतः पर्दव्य जालिका होता, बोला कि नहीं बोला पूरा मैंने। और ये क्या होता है? स्पिंडल फाइबर, तरकु तंतु होते जो जम करके पूरी परत का निर्माण करते। मित्रों देखो कितने बेसिक प्रश्न है। इन्होंने कहा कि सर कोशिका झिल्ली के पास कौन सी परत होती है, तो मैंने आपको अभी बताया कि सबसे बाहर कौन होगी? मध्य पटलिका, ये हो गई। फिर कौन होगी? प्राइमरी सेल वॉल। फिर कौन होगी? सेकेंडरी सेल वॉल। और फिर क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। तो क्रम हो गया ना। फिर बाहर, अंदर, अंदर, तो अंदर ये हो गई, तो कौन हो गई? सेकेंडरी सेल वॉल हो गए। दोनों सिंपल प्रश्न, आपके भी मन में डाउट हुआ तो वो भी निकल गया। तो क्रम बता रहा हूं, सबसे बाहर ये, फिर अंदर ये, फिर अंदर ये, तो अंदर तो प्लाज्मा झिल्ली हुआ। तो प्लाज्मा झिल्ली के सबसे पास कौन हुआ? सेकेंडरी सेल वॉल। और सबसे दूर कौन हुआ?
मिडिल लैम्ब्डा। कोई दिक्कत यहां पर? लिखो एक नोट, नोट लिखो, नोट, और नोट के अंदर लिखो कैल्शियम व मैग्नीशियम को, नोट के अंदर ध्यान रखना क्या लिखा रहा हूं, नोट, कैल्शियम व मैग्नीशियम को प्लांट सीमेंट कहते हैं। कैल्शियम व मैग्नीशियम को, कैल्शियम व मैग्नीशियम को प्लांट सीमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? प्लांट सीमेंट। तो कई बार सीधा एक नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से कौन प्लांट सीमेंट कहलाते हैं? तो याद रखना कैल्शियम मैग्नीशियम आकर जमते हैं और जम करके सेल प्लेट मिडिल लैम्ब्डा बनाते हैं, जमाव करते हैं, मजबूती देते हैं। तो एक तरह से क्या ये पादप के क्या हो गए मित्रों? सीमेंट। उपनाम दे दिया, ऐसा कोई विशेष नहीं, पर यह ध्यान रखना प्लांट सीमेंट कहा किसको जाता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब लिखो नंबर 2, प्राइमरी सेल वॉल। सेल वॉल सबसे पहले कौन सी पड़ी? मिडिल लैम्ब्डा। मिडिल लैम्ब्डा के बाद लिखो प्राइमरी सेल वॉल, या इसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल। मित्रों प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, वो ध्यान रखना सबसे पहले तो किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति आपको लिखाया था मैं, किस में होगी? उन्हीं में होगी। तो सिर्फ कोशिका भित्ति के क्या होंगे? पार्ट होंगे। तो याद रखना, लिखो एक लाइन इसमें, यह मध्य पटलिका या मिडिल लैम्ब्डा के नीचे पाई जाती है। यह मध्य पटलिका, यह हम क्या बोलते हैं मित्रों? मिडिल लैम्ब्डा। लिख दिया मित्रों? मध्य पटलिका के नीचे पाई जाती है, मतलब सबसे बाहर होगी मध्य पटलिका, उसके जस्ट बाद हो जाएगी प्राइमरी सेल वॉल। लिखो इसका निर्माण, संगठन किससे होता है? लिखो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है मित्रों? ये सेलुलोज की, सेलुलोज की बनी होती है। और ये सिंगल लेयर होती है मित्रों, एक परतीय होती है। इसमें कितनी लेयर्स पाई जाती हैं? सिर्फ ओनली 1, एक परतीय होती है, सिंगल लेयर होती है। कभी आ जाए ना, प्राथमिक कोशिका भित्ति में कितनी लेयर पाई जाती है? एक। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और एक लिखो, इसमें किसी प्रकार का, इसमें किसी प्रकार का स्थूलन, मतलब ओबेसिटी, मोटापा, इसमें किसी प्रकार का स्थूलन, ओबेसिटी, मोटापा नहीं पाया जाता। कोई भी परत आकर के जमेगी नहीं, इस पर किसी प्रकार का स्थूलन नहीं होगा। अतः यह प्रत्यास्थ यानी कि फ्लेक्सिबल, लचीली, अतः यह प्रत्यास्थ होती है। कैसी होती है मित्रों? प्रत्यास्थ यानी कि फ्लेक्सिबल होगी, लचीली होगी। देखो क्या होता है, ये जो सेल वॉल है प्राइमरी, ये सेलुलोज की बनी होगी और इसके ऊपर अन्य रूप से किसी प्रकार के कोई एक्स्ट्रा पदार्थों का स्थूलन यानी कि जमाव, मोटापा नहीं होगा। तो केवल सेलुलोज है, इसलिए क्या होगी? ये फ्लेक्सिबल, लचीली होगी। अब लिखो सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीय कोशिका भित्ति। सेकेंडरी सेल वॉल लिखा? लिखो इसमें सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर सबसे पहले लिखो, यह प्राथमिक भित्ति के बाद पाई जाती है, प्राइमरी सेल वॉल के बाद। लिखा? लिख दिया होगा आप लोगों ने। और लिखो मित्रों इसके अंदर
यह सेलुलोज की बनी होती है, जिस पर सेलुलोज की बनी होती है, जिस पर एक तो लिख दो आपको लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन, आदि का स्थूलन पाया जाता है, आदि का स्थूलन, जमाव, आदि का स्थूलन पाया जाता है। इस कारण यह कम प्रत्यास्थ होती है। फ्लेक्सिबल क्या होगी? कम। आदि का स्थूलन पाया जाता है, इस कारण इसका स्थूलन पाया जाने का यह कम प्रत्यास्थ होती है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो प्राइमरी की तुलना में क्या होगी मित्रों? कम। ध्यान रखना, एक बार वापस निकालो प्राइमरी सेल वॉल। मैंने लिखा है मित्रों किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। इसके अलावा एक कंपाउंड और जोड़ दो, इसमें हेमी सेलुलोज भी होता है। कौन होता है मित्रों? हेमी सेलुलोज और पैक्टिन। तो प्राइमरी सेल वॉल कितने भागों की बनी हुई होगी? 3। सेलुलोज कह दो, हेमी सेलुलोज कह दो, या पैक्टिन, इनकी बनी हुई होती है। कई बार ऑप्शन के अंदर 2-3 दे दे नाम, तो याद रखना। तो प्राइमरी सेल वॉल किस किस की बनी होगी? सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की और पैक्टिन की। जबकि सेकेंडरी सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेलुलोज, बट इसके साथ कौन कौन होंगे? लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन वगैरह और सारे केमिकल पाए जाते हैं। बढ़े हैं आगे, लिखो एक नोट के अंदर लिखो फलों में फ्रूट, फल के अंदर, फलों में, फल फ्रूट हो ना, फलों में फ्रूट्स की बात कर रहा हूं, मध्य पटलिका घुल जाती है, मिडिल लैमेला। फलों में मध्य पटलिका, मिडिल लैमेला घुल जाती है। इसी कारण पकने के पश्चात इनकी भित्ति लचीली होती है, कोमल होती है। इनकी भित्ति लचीली कोमल होती है। ठीक है मित्रों, तो याद रखना प्यारे मित्रों, ये सेलुलोज की बनी होती है और विभिन्न प्रकार का इनके ऊपर स्थूलन पाया जाता है। अब थोड़ा सा बात अपन सेकेंडरी सेल वॉल की ही कर रहे हैं। ये तो मैंने नोट का मतलब एक अलग से पॉइंट लिखा दिया। कई बार आ जाता है कि भाई फल जो होते हैं पकने के बाद इसकी जो दीवार वॉल होती है वो लचीली होती है, होगी नहीं? आपने भी देखा। वो क्यों होती है कोमल लचीली? तो कारण होगा कि जैसे जैसे वो पकेंगे तो मिडिल लैमेला होती है वो इनमें डिसॉल्व हो जाती है। इस कारण से उनकी बाह्य भित्ति होती है वो फ्लेक्सिबल लचीली होती है। और तृतीय कोशिका भित्ति सिर्फ अपवाद है, एक्सेप्शन है। किसके अंदर पाई जाएगी? जिम्नोस्पर्म में। और किसकी बनी होगी? जाइलिन। मित्रों यहां से थोड़ा सा ये ध्यान रखना, मैंने कहा यहां अलग अलग स्थूलन होते हैं। किस किस के? लिग्निन के। देखो इधर स्थूलन होते हैं, जमाव होता है, किस किस का होता है? एक तो होता है किसका मित्रों? लिग्निन का। तो लिग्निन का जमाव होगा तो उसको बोलेंगे लिग्निफिकेशन, और पूरा बोलना चाहें तो कह देंगे लिग्नीकरण। लिग्निफिकेशन हो गया ना, लिग्निन का जमाव क्या कहलाएगा? लिग्निफिकेशन। याद रखना मित्रों, लिग्निन का जो जमाव होता है वो मुख्य रूप से दृढ़ोत्तक कोशिका पर होता है। किस पर होता है मित्रों? दृढ़ोत्तक कोशिका, जिसको कि बोला जाता है स्क्लेरेन काइमा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, लिग्निफिकेशन मेनली किस पर प्रेजेंट होता है? स्क्लेरेन काइमा सेल पर। याद है, आगे हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे तब आप बताऊंगा। मैथ्स वालों के लिए नया शब्द हो सकता है, लेकिन याद रखना एक बार जितना बताया जाता है मैथ वाले विशेषकर उन बातों को याद रखने का प्रयास करना, ताकि जब हम इन चीजों को और ढंग से वापस पढ़ेंगे और ये चीजें आपके सुनी हुई होगी तब आपको वापस याद आएगा, हाँ उस समय यह पढ़ाया था।
मित्रों प्लांट के जो टिश्यू होते हैं उत्तक, उन उत्तकों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। उनमें से एक प्रकार का नाम है दृढ़ उत्तक स्क्लेरेन्काइमा। अगर मैं इस हिंदी शब्द की बात करूं दृढ़, तो दृढ़ का मतलब ही क्या होता है? मजबूत। तो पादप के अंदर जो कठोर भाग होते हैं, जो मजबूत भाग आपने देखे होंगे, जैसे अखरोट खाया आपने, बादाम खाई, उसके ऊपर कितना कठोर मजबूत आवरण होता है, वही आवरण होता है मित्रों दृढ़ उत्तक से बना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्क्लेरेन्काइमा। और ये जो दृढ़ उत्तक मजबूत होता है, इसके ऊपर जमाव होता है, वो किसका होता है? लिग्निन का। तो लिग्निन का मुख्य रूप से जमाव किस पर होता है? दृढ़ उत्तक कोशिकाओं का, जो मजबूती प्रदान करता है। मित्रों लिग्निन होता है वो जल के प्रति अपारगम्य होता है। अपारगम्य का मतलब समझ गए? नॉन ट्रांसपेरेंट, जल आर पार नहीं होगा। और आर पार नहीं होने के कारण इन कोशिकाओं की क्या हो जाती है? मृत्यु। क्या हो जाती है? इसीलिए दृढ़ उत्तक कोशिकाएं कैसी होगी? डेड सेल। किसके कारण? लिग्निन के जमाव के कारण। तो पहला स्थूलन किसका बताया मैंने? लिग्निन का। किस पर होगा? दृढ़ उत्तक कोशिकाओं पर। जल के प्रति कैसा होगा? अकारुण्य, जिससे कोशिका की क्या हो जाएगी? इसीलिए एक सेल कैसा होगा? डेड सेल, मृत कोशिकाओं से बना हुआ होगा, जो सिर्फ सुरक्षा का काम करेगा और पादपों को क्या प्रदान करेगा? मजबूती। कोई दिक्कत? अब ध्यान रखना, दृढ़ उत्तक कोशिकाओं के ऊपर, या सेल वॉल है ये सेकेंडरी, इसके ऊपर जब लिग्निन का जमा होगा तो विभिन्न प्रकार के इसके अंदर क्या बन जाते हैं? पिट्स, खड्डे बन जाते हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बन जाती है, मॉडल्स बन जाते हैं। जैसे ये मान लो सेल वॉल है, तो इसके अंदर एक तो बन जाएंगे वलयाकार, सर्कुलर। कैसे बनेंगे मित्रों? वलयाकार, सर्कुलर बन जाएंगे, सर्कल बनेंगे जगह जगह लिग्निन के, सर्कुलर स्थूलन कह दो। एक मित्रों इसके अंदर क्या बन जाएंगे? सर्पिलाकार, स्पाइरल। एक मित्रों इनके अंदर जगह जगह क्या बन जाएंगे? जालिकानुमा, रेटिकुलेट। एक बन जाएंगे मित्रों इसमें पित्त, खड्डे। और एक बनेंगे मित्रों बॉर्डेड पित्त, जिसपे कितनी हो जाएगी? बॉर्डर हो जाएगी, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं परिवेशित गर्त। बॉर्डेड पित्त, ये हो जाएंगे नॉर्मल पित्त, ये हो जाएगा जालिकावत, रेटिकुलेट, सर्पिलाकार, स्पाइरुलम, और ये हो जाएगा वलयाकार यानी कि सर्कुलर। तो इस तरह से अलग अलग संरचनाएं बन जाती हैं कोशिका भित्ति पर। किसके कारण? लिग्निन के कारण। मित्रों ध्यान रखना, मैंने बोला बॉर्डेड, बॉर्डेड को हमने हिंदी में क्या बोला मित्रों? परिवेशित गर्त। बॉर्डेड, परिवेशित। ये जैसे मान लो मिडिल लैमेला है, इसके ऊपर ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल है मित्रों, तो ये कुछ इस तरह की हो जाती है। ये ऐसा बॉर्डर बन गया। अब देखो यहां से अगर हम लें तो ये डबल बॉर्ड बनी कि नहीं बनी? तो ये हमको इस तरह का नजर आएगा बाहर से देखने पर। भाई बाहर से देखेंगे तो ये डबल बॉर्ड हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई मित्रों? तो यहां से हम देखें तो ये हमें एक खड्डा नजर आया, और ये डबल बॉर्डेड है कि नहीं है? दीवार डबल है कि नहीं है? इसलिए बोल दिया बॉर्डेड, परिवेशित गर्त। यहां मुझे सिर्फ इतना सा आपको प्रश्न बताना है, जो अक्सर एग्जाम में आता रहता है, कि ये है जो अंदर वाली भाग, ये है मिडल लैमेला। क्या है मित्रों? ये मिडल लैमेला, और मिडल लैमेला के ऊपर ये है आपका, मिडल लैमेला की परत है मित्रों, और इसके ऊपर यहां पर जमा हो जाता है। किसका जमा हो जाता है? सुबेरिन का। कौन से केमिकल का मित्रों? सुबेरिन का जमा हो जाता है, तो इसको बोला जाता है टोरस। क्या कहते हैं इसको? टोरस कहते हैं। तो प्रश्न ये एक बार आया हुआ है कि टोरस किसका बना होता है? तो उत्तर क्या था? सुबेरिन का। लेकिन मैं ये तो सीधा लिखा देता कि टोरस सुबेरिन का बना होता, बट आपके मन में आता सर व्हाट इज द टोरस? टोरस क्या होता है? तो मित्रों जब भी सेकेंडरी सेल वॉल पर लिग्निन जमता है तो एक जैसी परत तो जमेगी नहीं, ऊपर नीचे कम ज्यादा परत जमती रहेगी। तो अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर, खड्डे, गर्त बनते रहेंगे, और इन गर्तों को इनकी संरचना के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए।
भाई गोलाकार बना तो बोल दिया सर्कुलर है, और स्पाइरलम बना तो हमने कह दिया ये सर्पिलाकार है, स्पाइरल है, या हमने कह दिया मित्रों ये केवल और खड्डे हैं, या डबल बॉडीड हो गए तो हमने कह दिया ये परिवेशित गट है। और परिवेशित गट के अंदर जो मिडिल लैमेला होगी उसके अंदर आकर क्या जमता है मित्रों, कभी कभी सुबेरिन का जमाव हो जाता, और सुबेरिन के जमाव से ये जो संरचना बन गई, अब इसको क्या नाम दे दिया, टोरस। तो प्रश्न इतना सा ध्यान रखना, टोरस किसका बना होता है, सुबेरिन का, और टोरस किस में पाया जाता है, परिवेशित गर्त में, बॉर्डेट पित्त के अंदर। कोई दिक्कत यहां? तो लिखो विभिन्न पदार्थों का स्थूलन जमाव, और पहला लिखो लिग्निन, विभिन्न पदार्थों का स्थूलन, लिखा विभिन्न पदार्थों का स्थूलन, और इसमें पहला लिखो लिग्निफिकेशन, लिग्निनी भवन या लिग्निनीकरण, लिग्नीकरण, लिग्निफिकेशन, लिग्निफिकेशन। शॉर्ट में लिखे, ज्यादा थ्योरी तो क्यों लिखे, यहां लिख दो लिग्निन का जमाव मुख्य रूप से, लिग्निन का जमाव मेनली मुख्य रूप से दृढ़ोतक कोशिका या इंग्लिश हिंदी दोनों लिख दो ब्रैकेट में, स्क्लेरेन काइमा कोशिकाओं में पाया जाता है, स्क्लेरेन काइमा कोशिकाओं में पाया जाता है। लिख दिया, एक लाइन और लिख दो, लिखो लिग्निन जल के प्रति अपारगम्य होता है, जल के प्रति क्या होता है मित्रों, वाटर, नॉन ट्रांसपेरेंट, अपारगम्य होता है, इस कारण इसकी कोशिकाएं डेड होती, इस कारण इसकी कोशिकाएं मृत होती है, इस कारण इसकी कोशिकाएं कैसी होगी मित्रों, डेड। देखो मैंने सबसे पहले लिखा है लिग्नीकरण, यानी कि लिग्निफिकेशन, मतलब लिग्निन का जमाव किस पर होगा मित्रों, मेनली स्केलन काइमा सेल, या हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा, दृढ़ोतक कोशिका। तो यही लिखा हमने कि भाई लिग्निफिकेशन जो होगा वो मेनली स्केलन काइमा सेल पर होता है, और ये जो है ये जल के प्रति क्या है मित्रों, नॉन ट्रांसपेरेंट, मतलब जल के प्रति पारगम्य नहीं है, इस कारण इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, डेड। इतना सा ध्यान रखना है। फिर लिख दो लिग्निन के जमाव से विभिन्न संरचनाएं बनती हैं, विभिन्न स्ट्रक्चर संरचनाएं बनती हैं। फिर लिख दो जैसे, और हल्का सा ये चार डायग्राम बना दो और नीचे इनके नाम लिख दो, बस इतना सही करना है। जैसे करके लिख दो, सर्कुलर वलयाकार स्थूलन हो गया, पहला बना के लिख दो सर्कुलर वलयाकार, ये लिख दो स्पाइरल सर्पिलाकार, स्पाइरल हो गया ना भाई, स्प्रिंग की तरह, स्पाइरल सर्पिलाकार, लिख दिया दोनों, हो गया वलयाकार, सर्कुलर हो गया, स्पाइरल हो गया। अब लिखो ये रेटिकुलेट जालिकावत, इसमें क्या बन जाएगी, जालिकाएं, रेटिकुलेट जालिकावत, रेटिकुलेट हो गया मतलब रेटिकल बन गया, जालिका बन गई। और इसमें लिख दो पित्त, नॉर्मल सामान्य पित्त हो गया, नॉर्मल पित्त, सामान्य गर्त, नॉर्मल खड्डे, छोटे छोटे पिट्स नजर आए, नॉर्मल पिट्स। और ये लिख दो डबल बना करके बॉर्डेड पिट, जिसकी बॉर्डर बनी हुई हो, बॉर्डेड पिट। और हिंदी में लिखना चाहो इसको तो लिख दो परिवेशित गर्त, परिवेशित गर्त, बॉर्डेड पिट। लिखा क्या, बॉर्डेड पिट, या इसको क्या बोलते हैं मित्रों,
परिवेशित गर्त। लिखा सबने? फिर नोट करके वो डेफिनेशन लिख देते हैं, ये वाली देखो मित्रों, बॉर्डेड पिट्स, हिंदी में लिख दो परिवेशित गर्त। परिवेशित गर्त मतलब ऐसा गर्त जिसमें बोर्ड पाई जाती है। बॉर्डर होगा तो हो गया बॉर्डेड, नाम से नाम दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है विशेष। फिर इसकी जो लेयर्स हो गई, बॉर्डर बन गया चारों तरफ, तो बोल दिया बॉर्डेड। ये देखो, एक बोर्ड ये बन गया दीवार और एक बीच में, तो हो गया ना डबल बॉर्डेड। लिख दो। अच्छा, ये डायग्राम बनाओगे? हल्का सा बना दो, फिर सामने लिखा देते एक लाइन। लिख दिया? मित्रों, ये तो हुई आंतरिक संरचना और बाहर का हो गया ये वाला पार्ट जो बॉर्डेड अपन को नजर आएगा। फिर बाहर से देखेंगे तो इस तरह का होगा, जो एक तो ये वाली लेयर हो जाएगी, दूसरी ये वाली हो गई। आया समझ में? लिखो, सीधे सीधी लाइन लिखा देता हूं। लिखो, बॉर्डेड पिट या परिवेशित गर्त की मध्य पटलिका पर, मिडिल लैमेला पर, परिवेशित गर्त या बॉर्डेड पिट्स की मिडिल लैमेला मध्य पटलिका पर सुबेरिन पदार्थों का जमाव, सुबेरिन पदार्थों का जमाव होने से बनने वाली संरचना टोरस कहलाती है। TOURS, टोरस। क्या कहलाएगी मित्रों? टोरस कहलाती है। तो टोरस क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, और अपने 12th की बुक के अंदर दिया हुआ भी है। तो सीधा प्रश्न अगर 12th की बुक से उठाता है तो आपके इंपॉर्टेंट है। तो टोरस क्या है, इतना सा ध्यान रखना। बॉर्डेड पिट की मिडिल लैमेला पर किसका जमाव हो जाएगा? सुबेरिन का। तो एक नया स्ट्रक्चर नजर आएगा, जमाव नजर आएगा। इसी स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया? टोरस। हो गया दिमाग में क्लियर? टोरस। तो सबसे पहले हमने किसका स्थूलन देखा, किसका जमाव देखा? लिग्निन का। दूसरा लिखो पैक्टिन, पैक्टिन का जमाव, पैक्टिनी भवन, पैक्टिनिफिकेशन, पैक्टिनी भवन, पैक्टिनिफिकेशन, ये पैक्टिनाइजेशन भी कहते हैं कुछ। पैक्टिनाइजेशन मतलब पैक्टिन जमना, जमाव होना। पैक्टिनी भवन, पैक्टिनाइजेशन क्या होता है? वही कि मित्रों सेकेंडरी सेल वॉल पर जब पैक्टिन नामक केमिकल का जमा हो जाएगा तो हो जाएगा पैक्टिनी भवन। और यह मुख्य रूप से किस पर होता है? कोलेनकाइमा सेल पर। याद रखना, पैक्टिन का जमाव मुख्य रूप से किस पर होता है मित्रों? कोलेनकाइमा सेल। कोलेनकाइमा को हिंदी में बोलते हैं स्थूल कोणोत्तक कोशिका। कौन सी कोशिका बोलते हैं मित्रों? स्थूल कोणोत्तक कोशिका पर। और याद रखना मित्रों, ये जल के प्रति क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। क्या होता है मित्रों? जल के प्रति पारगम्य होता है, इसलिए ये कोशिकाएं लचीली भी होती है, हल्की सी। और प्यारे विद्यार्थियों, ये कोशिका उत्तक कैसा है? जीवित है, क्योंकि ये डेड होती नहीं है। तो ये दो लाइन इसमें भी लिख देते हैं। लिखो, पता था ना क्या लिखेंगे? समझ में आया ना? देखो, इंग्लिश वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्या? नहीं होगी। मैं जब टर्म्स बोल रहा हूं
देखो आपको जो, ऐसा तो है नहीं कि आप इंग्लिश के पूरे, हिंदी आपको अच्छे से समझ में आती है। आपको दिक्कत कहाँ होती है विशेषकर, वो ये होती है कि सर जैसे मैंने बोल दिया पैक्टिनी भवन, इसको क्या बोलते हैं, ये दिक्कत हो सकती है आप लोगों के। तो इसको बोलते हैं पैक्टिफिकेशन, बोल दिया मैंने तो खत्म हो गया आपके मन में जो डाउट था। दूसरा मन में आता है कि सर स्थूल कोणों तक मैंने लिख दिया मान लो हिंदी में, तो ये दिक्कत आएगी सर ये वर्ड क्या है, तो मैंने इसको बोल दिया कोलेनकाइमा। अब हम इसको हिंदी में लिख देते तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम क्या लिखेंगे, पैक्टिनिफिकेशन का मतलब होता है कि पैक्टिन का जमना किस पर, कोलेनकाइमा सेल पर, बस आ गया समझ में। तो लिखो पैक्टिन का जमाव स्थूल कोणोत्तर कोशिका या इंग्लिश में लिख दो कोलेनकाइमा सेल पर होता है। स्थूल कोणोत्तर कोशिका या कोलेनकाइमा सेल पर होता है। तो पैक्टिनिफिकेशन किस पर होगा, कोलेनकाइमा सेल पर। लिख दिया होगा आप लोगों ने। दूसरा लिखो, यह जल के प्रति पारगम्य होता है, ट्रांसपेरेंट। यह जल के प्रति पारगम्य, ट्रांसपेरेंट होता है, इस कारण यह जीवित होता है, लिविंग टिश्यू होगा मित्रों। इस कारण यह जीवित उत्तक होता है। अगला लिखो मित्रों, क्यूटिनिफिकेशन। क्यूटिनिफिकेशन या क्यूटिनी भवन, क्यूटिनिफिकेशन, क्यूटिनी भवन। अब मित्रों आपने अक्सर सुना था, याद करो, ज्यादा नहीं तो 10th के अंदर भी पढ़ा था कि मित्रों पादप की जो लीफ होती है, अधिकतर पत्ती, उस लीफ के ऊपर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा होते हैं। सुना आपने स्टोमेटा, रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों को क्या नाम दिया जाता है, स्टोमेटा। यह हम क्या कहते हैं मित्रों, रंध्र होते हैं। और इन रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वेपराइजेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। और यह पादप की एक अनिवार्य भी जरूरी क्रिया है और एक हानिकारक भी है, क्योंकि इसके द्वारा 90% पादप जल की हानि करते हैं जितना लेते हैं। मित्रों ये होना भी जरूरी है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, वाष्पीकरण होगा, तो एक दबाव, एक बल, एक फोर्स इंटरनल उत्पन्न होगा, जो जड़ों में से जल को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ विपरीत नेगेटिव ऊपर की ओर खींचेगा। तो उससे क्या होगा, पादप के विभिन्न भागों में जो जड़ों ने पानी लिया जमीन से, वो सप्लाई होगा। तो ये होना भी जरूरी है। लेकिन मित्रों ऐसे पादप जो मरुस्थल के अंदर रहते हैं, जीरोफाइट्स, मरुस्थल में जो पादप पाए जाते हैं मित्रों, इनको क्या बोलते हैं अपन, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स कहते हैं ना इसको अपन, जीरोफाइट। इन जीरोफाइट्स पादपों की अंदर वैसे भी पानी की होती है अक्सर कमी, क्योंकि वहां रेगिस्तान में वैसे भी पानी नहीं। आप में से कोई जैसलमेर बाड़मेर की होंगे, है क्या कोई उधर के? नहीं है हमारे उधर जोधपुर साइड के, हो क्या आप लोग? देखो अपने वहां एक पेड़ यहां मिला और दूसरा 2 किलोमीटर बाद मिलेगा, पूरा सुनसान है, मिट्टी मिट्टी मिलेगी आपको चारों तरफ। बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे, किसके? मिट्टी के बने। और हमारे वहां पर एक मकान है ना, उसके 2 किलोमीटर बाद दूसरा मकान मिलेगा आपको। जनशून्य प्रदेश है। और अगर आप लोग मार्च अप्रैल के अंदर 12-1 बजे वहां से निकल रहे हो और आपको प्यास लग गई, तो दूर दूर तक आप तरस जाओगे आदमी को देखने के लिए। क्या यहाँ कोई मनुष्य है क्या? हकीकत है ये। कभी जैसलमेर आप तनोट जाओ, तनोट माता की बहुत प्रसिद्ध फेमस मंदिर है। आप तनोट जाओगे ना, तो रास्ते के अंदर आपको 2-2 घंटे तो कोई आदमी नहीं दिखेगा रास्ते के अंदर। रोड पे कोई आ जाए, क्रॉस हो जाए, एक अलग बात होगी।
मतलब इतना जनशून्य प्रदेश है, तो वहां ऑलरेडी पानी की तो कमी है, और आप जितना पानी जमीन से लेते हो बड़ी मुश्किल से लेते हो, उसमें भी 90% क्या कर देते हो, ऐसे तैसे खाया पिया बचाया फ्री कर दिया, उड़ाया, और ऐसे उड़ाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो मित्रों, इन पादपों की पत्तियों के ऊपर, लीफ के ऊपर एक केमिकल का जमा हो जाता है जिसको नाम दिया जाता है क्यूटिकल। क्या नाम देते हैं मित्रों, क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल फिर धीरे धीरे बनाती है एक परत जिसको कहा जाता है एपिडर्म। क्या कहा जाता है मित्रों, एपिडर्म, या हिंदी में इसको कहा जाता है उपत्वचा। एक परत बन गई, लेयर्स किसकी, क्यूटिकल की, और क्यूटिकल की परत बनते बनते पूरी एक स्तरीय परत बन गई जिसको नाम क्या दे दिया, एपिडर्म, या हिंदी में क्या बोल दिया, त्वचा के ऊपर हल्की सी परत उपत्वचा, या इंग्लिश बोले तो एपिडर्म बोल दिया। डर्म मतलब वो स्किन हो गई ना, एपी मतलब ऊपर, उसके ऊपर वाली डर्म एपिडर्म, उपत्वचा होती है। और मित्रों ये जो एपिडर्म है ये इन रंध्रों को क्या कर लेती है, ढक देती है, इनके ऊपर जम जाती है, और रंध्रों को ढक देगी, जमेगी, तो ज्यादा वाष्पोषण की क्रिया नहीं होगी, तो रंध्रों वायु के संपर्क में नहीं आएंगे या कम आएंगे बहुत जितनी, और जितना ज्यादा जीरोफाइट्स पादप होगा मित्रों, उनके तो उतनी ज्यादा विकसित होगी और उतनी ज्यादा मोटी होगी, थिक होगी। और जो नॉर्मल प्लांट होंगे वहां पर ये थिन होगी, मतलब समझ गए, थिक और थिन, पतली और मोटी होती। तो याद रखना, फास्फोसेजन की क्रिया को रोकने के लिए, कम करने के लिए पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल की एक लेयर बन जाती है जिसको नाम दिया क्यूटिनिफिकेशन। आया समझ में। और ये मुख्य रूप से सबसे ज्यादा विकसित किस में होती है, जीरोफाइट्स में। क्यों होती है समझ में आ गया ना, जल की हानि को रोकने के लिए। और ये एक लेयर बन जाती है, इस लेयर को क्या नाम दिया, एपिडर्म। क्या नाम दिया, एपिडर्म। याद रखना, ये सिर्फ उनमें ज्यादा पाई जाती है जिन पादपों के अंदर हवा में भाग होते हैं। जो भूमिगत भाग है जमीन के अंदर, जैसे रूट, उनके अंदर क्यूटिकल बिल्कुल एब्सेंट होती है। तो कभी आपसे ऐसा डायग्राम दे दे, या ऐसा डायग्राम दे दे, पूछ ले ये किसका डायग्राम है, स्टेम का है, लीफ का है, आगे आपके है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, स्टेम, देखना आप, जड़, तना, पत्ती की संरचना सिलेबस के अंदर स्पष्ट दिया हुआ। तो एक छोटा सा डायग्राम दे दे, 2-4 नाम लिख के दे दे कि किसकी है, तो याद रखना, अगर वो पत्ती है, बाह्य संरचना है, तो सबसे पहले इसके ऊपर क्या होनी चाहिए, एपिडर्म। और अगर वो जड़ है, आंतरिक भाग है, तो क्या एब्सेंट होनी चाहिए, एपिडर्म। इस एपिडर्म से अपन आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो बहुत सारा डायग्राम में स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर सबसे बार एपिडर्म नहीं लिखा हुआ है, आंख बंद करके ठोक दे रूट है, क्योंकि रूट के अंदर एपिडर्म होती नहीं, उपत्वचा क्यूटिकल की परत होगी नहीं। आया समझ में। तो इसको मैं लिखा दो, थोड़ा सा लिखो लिखो मित्रों, सेल वॉल पर क्यूटीन का कवर क्यूटिनिफिकेशन कहलाता है। सेल वॉल पर क्यूटीन का आवरण, क्यूटीन का आवरण क्यूटिनिफिकेशन या क्यूटिनी भवन कहलाता है। जो पादप की पत्तियों पर, जो पादप, प्लांट लीफ, जो पादप की पत्तियों पर पाई जाती है, जो पादप की किस पर पाई जाएगी मित्रों, पत्तियों पर। लिखो, क्यूटिकल के जमाव द्वारा एपिडर्म या उपत्वचा का निर्माण होता है। क्यूटिकल के जमाव द्वारा, क्यूटिकल के जमाव द्वारा एपिडर्म, या हिंदी में लिख दो बोली ब्रैकेट में उपत्वचा, एपिडर्म, उपत्वचा का निर्माण होता है। क्यूटिकल
का जमाव मुख्य रूप से, इसका स्थूलन मुख्य रूप से जीरोफाइट पादपों की पत्तियों पर होता है। जीरोफाइट पादपों की पत्तियों पर होता है। जीरोफाइट्स पादपों की पत्तियों पर होता है। जीरोफाइट्स क्या होते हैं? लिख दो ब्रैकेट में, मरुस्थलीय पादप। मरुस्थलीय पादप को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट। कभी है ना मित्रों, मरुस्थलीय पादप में से कौन है ऑप्शन में आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरोफाइट। या ऐसा भी पूछ ले, ऐसे कौन से पादप है जो जल की कमी को सहन करने की क्षमता रखते हैं, तो भी आंसर तो क्या हो जाएगा? जीरोफाइट्स। जैसे ना लिथोफाइट्स, सुना लिथोफाइट्स सब जो चट्टानों पर पाए जाते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। क्रायोफाइट्स जो लो टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग या अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग वातावरण में, जैसे ऑक्जेलोफाइट सुने होंगे आपने, जो अलग मृदीय जहां अम्लीय एसिडिक क्षारीय माध्यम होगा वहां पाए जाते हैं। ये अलग अलग आवास के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए। नेक्स्ट अगला लिखो मित्रों, श्लेष्मा भवन, म्यूकस श्लेष्मा। श्लेष्मा भवन, और श्लेष्मा का मतलब होता है मित्रों म्यूकस। म्यूकस श्लेष्मा, तो म्यूकस म्यूकिफिकेशन, म्यूकस श्लेष्मा। सबसे पहले तो याद रखना श्लेष्मा क्या होता है? लसलसा चिपचिपा पदार्थ, म्यूकस नाम सुना होगा आपने। म्यूकस मित्रों जल के प्रति, एक तो ध्यान रखना इस पर जल ठहरता नहीं है। तो म्यूकस का जो आवरण होता है सेल वॉल पर, वो मुख्य रूप से कौन से पादपों में पाया जाएगा मित्रों? जलीय पादपों में। कौन से पादपों में? और जलीय पादपों को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स। मैंने कहा ना, जैसा इनका आवास होगा वैसे ही इनके क्या हो जाएंगे मित्रों? नाम, हाइड्रोफाइट्स। तो जो हाइड्रोफाइट्स पादप हैं मित्रों, जैसे ये हो गया, मान लो स्टेम हाइड्रोफाइट्स का, इसकी पत्ती या लीफ या इसका कोई भी स्ट्रक्चर हो गया, ये हमेशा किसके अंदर होगा? पानी के अंदर। और मित्रों कोई भी जीव पानी में लगातार रहेगा तो उसकी बॉडी क्या हो जाएगी? सड़ जाएगी, सीधी सी बात है, सड़न होगी। तो इसके स्किन के ऊपर, यानी कि इसकी दीवार के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर सबसे बाहर किसका कवर हो जाएगा? श्लेष्मा का, जो जलीय पादपों को सड़ने गलने से बचाएगा। लिख दो। कभी आए ना कि जलीय पादप पानी में 24 घंटे रहने के बावजूद उनकी बॉडी कभी भी सड़ती नहीं है, गलती नहीं है, क्यों? तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा म्यूकस लेयर्स के कारण। लिख दो, लिख दो, श्लेष्मा का आवरण हाइड्रोफाइट्स या जलीय पादपों के ऊपर पाया जाता है। श्लेष्मा का आवरण जलीय पादपों के कोशिकाओं पर पाया जाता है, जो इनको सड़ने गलने से बचाता है। किससे बचाएगा मित्रों? इनकी बॉडी सड़े नहीं, गले नहीं, इससे बचाएगी। नेक्स्ट एक लिखो मित्रों, खनिज निक्षेपण, खनिजों का जमाव, मिनरल्स, खनिज, खनिज पदार्थों का जमाव। खनिज पदार्थों का जमाव, खनिज का स्थूलन। ठीक है मित्रों, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी पादप की सेल है, जैसे मान लो ये सेल है, ये कोशिका है, और इस सेल के ऊपर
ये देखो खनिज पदार्थों का क्या हो गया मित्रों, जमाव। मान लो ये क्या हो गए, मिनरल। क्या हो गए मित्रों, खनिज। खनिज हो गए, मिनरल हो गए। मित्रों, इन खनिजों के जमाव से जो संरचना बन गई खनिज जमने के कारण, अब इस सेल को नया नाम दिया जाएगा और इसको अब कहा जाएगा लिथोसाइट्स। क्या कहेंगे मित्रों अब इसको, लिथोसाइट्स। तो कभी प्रश्न आ जाए लिथोसाइट क्या होती है, तो ऐसी सेल जिसके ऊपर खनिज पदार्थों का जमाव हो गया हो, तो खनिज पदार्थों के जमाव के पश्चात जो सेल होगी उस सेल को नया नाम दे दिया जाएगा लिथोसाइट्स। तो खनिज पदार्थों का जमाव होने पर सेल को क्या कहा जाएगा, लिथोसाइट्स। ध्यान रखना मित्रों, लिथोसाइट सेल को वापस से हम कितने प्रकार से डिवाइड करेंगे, दो प्रकार से। कितने प्रकार से, दो। एक को बोला जाता है मित्रों, आपने कभी नाम सुना होगा, तो हम कहते हैं रैफिड्स। क्या कहते हैं मित्रों, रैफिड्स। और एक को कहा जाता है क्रिस्टोलिथ। ये इंग्लिश शब्द है मित्रों, मैं जानबूझ के हिंदी में लिख रहा हूं ताकि दिक्कत नहीं आएगी आपको लिखने में। रैफिड्स और क्रिस्टोलिथ दो प्रकार से बांटा गया। ऐसी सेल जिसके ऊपर, ये तो चलेगा ना, मिनरल हल्का सा लिख दिया मैंने। ऐसी सेल जिसके ऊपर कैल्शियम ऑक्जेलेट का जमाव हो जाता। कौन से केमिकल का मित्रों, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो उसको नाम दिया जाता है रैफिड्स। और इसका एग्जाम्पल है मित्रों फाइकस। इसका एग्जाम्पल क्या है, फाइकस, या फाइकोस को अपन सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, बरगद। ठीक है, नहीं सॉरी, फाइकस का होगा इसमें, इसका हो जाएगा आपके बालसम। कौन सा पादप होगा मित्रों, सॉरी, बालसम। और मित्रों, जब कोशिका के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होगा, किसका मित्रों, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इसको नाम दिया जाएगा क्रिस्टोलिथ। और ये होगी आपकी कौन सी कोशिका, फाइकस, जिसको अपन क्या कहते हैं, बरगद। तो मित्रों समझ में आया मैंने क्या बोला। सेल वॉल पर विभिन्न पदार्थों का जब स्थूलन जमाव होता है, उस दौरान यदि कुछ मिनरल्स का जमाव हो गया, किसका मित्रों, खनिजों का जमाव हो गया, तो उसको सेल को अब नया नाम दे दिया जाएगा लिथोसाइट। और ये लिथोसाइट जो होती है मुख्य रूप से कैल्शियम एक खनिज ही है मिट्टी के अंदर। तो ये कैल्शियम पदार्थों का जमाव होता है, इनमें कैल्शियम ऑक्जेलेट का जमाव होगा, तो नाम दे दिया जाएगा रैफिड्स। रैफिड्स लिथोसाइट, जो किसमें पाई जाती है, मुख्य रूप से बालसम में। और यदि ये जमाव कैल्शियम कार्बोनेट का होता है तो नाम दे देंगे क्रिस्टोलिथ। और ये किसमें पाई जाती है, फाइकस, बरगद में। तो ये तो सीधा शॉर्ट में लिख दो तो चलेगा ना, लिखो हल्का सा लिख दो कि सेल पर खनिजों का जमाव होने पर, सेल पर खनिजों का जमाव होने के कारण बनने वाली कोशिका को, बनने वाली कोशिका को लिथोसाइट्स कहा जाता है। लिथोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहेंगे मित्रों, लिथोसाइट्स। लिखो, लिथोसाइट्स कोशिका दो प्रकार की होती है। लिथोसाइट कोशिका लिथोसाइट्स कोशिका दो प्रकार की होती है। फिर नीचे लिख दो, नंबर 1 रैफिड्स, नंबर 2 क्रिस्टोलिथ, और ये पूरा लिख दो।
लिख दिया रैफिड्स, और दूसरा क्या है मित्रों, क्रिस्टोलिथ। इसका एग्जाम्पल है बालसम, एक पादप का नाम है, तो BALSUM लिख दो, बालसम प्लांट्स का नाम है। आगे अपन बात करेंगे, विभिन्न रिसर्च किए थे इसके ऊपर, बालसम प्लांट पर। और इसमें लिखो क्रिस्टोलिथ, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये फाइकस। फाइकस मतलब समझ गए आप, बरगद। आपको याद हो तो एक शब्द आता अक्सर, फाइकस इलास्टिका, मतलब ऐसा भारतीय पादप जिससे इलास्टिन यानी कि रबड़ प्राप्त किया जाता है, वो होता फाइकस इलास्टिका। लिख दिया सबने? समझ में आया आज की क्लास? ओके, थैंक यू। और ध्यान रखना, अभी आपके पास निर्मल सर आ रहे हैं बात करने के लिए, तो कोई अपनी जगह से हटना मत, हिलना मत, 5-10 मिनट, ठीक है? तो निर्मल सर आ रहे हैं आपके पास, तो मैं यहां से, क्लास हो गई आगे। थैंक यू मित्रों।